नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर साल की तरह फिर से बार के इलेक्शन होने जा रहे हैं और उसमें 5 प्रत्याशियों ने फिलहाल प्रेसिडेंटशिप के लिए जो नामांकन भरे हैं उसमें एक ऐसा नाम है जिनका 25 साल का अनुभव है और एक संघर्ष है। आइए जानते हैं इन्हीं की जुबानी, इन संघर्ष की कहानी, आखिर किन मुद्दों के साथ ये इस चुनावी रणभूमि में उतरे हैं। चलिए, इस समय हमारे साथ सीनियर एडवोकेट पवन कुंडल जी है। चलिए जानते हैं इनके संघर्ष की कहानी, इनकी जुबानी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आज मेरे पास मेरा इंटरव्यू लेने आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कहाँ से शुरू हुआ संघर्ष की कहानी, दास्तां, और आज एक जाने माने वकील के नाम उनमें गिना जाता है। अब बताइए, जनता को भी पता चलना चाहिए कि कितनी मेहनत करके इस एडवोकेट पवन कुंडल, सीनियर एडवोकेट जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के हैं, इसके पीछे की जो मेहनत है, जो संघर्ष है, कहाँ से उठकर कहाँ तक आए, यहाँ तक पहुँचे, पूरा बताइए। मैं अरनिया जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसके साथ एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है टिंगरियाली और चक रामदास। क्या बात है सर। वहाँ का मैं रहने वाला हूँ और मैंने अपनी 8th क्लास गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सुहागपुर वहाँ से की है और 10th क्लास गवर्नमेंट हाई स्कूल अरनिया से, 12th भी हमने हाई सेकेंडरी स्कूल अरनिया से ही की है। उसके बाद ग्रेजुएशन MM कॉलेज से की, हॉस्टल में रहते थे उस दौरान भी। और उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी से लॉ किया है। 99 में मैं वहाँ का पास आउट हूँ और 2000 का वहाँ मेरे पास लाइसेंस है और 2000 से लगातार यहाँ वकालत में हम इस प्रोफेशन में हैं। जब इस प्रोफेशन में आए, क्योंकि हम एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। और जब इस प्रोफेशन में आया, लॉ की डिग्री तो कर ली, लेकिन जब इसमें आया, ये तो एक समुंदर है और इस समुंदर में जब आदमी शुरू में आता है तो उसको पता नहीं चलता है कि वो करे क्या, कहाँ जाए, बिल्कुल गुम हो जाता है। और यहाँ नए बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं। जो भी इस प्रोफेशन में आता है पहले काफ़ी धक्के खाए और मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने पहले मैडम सुरेंद्र कौर जी के ऑफिस में काम किया। थोड़ी देर वहाँ काम करने के बाद मैंने फिर सोचा कि मैं अब ट्रायल कोर्ट में भी काम करना चाहता हूँ। उनके साथ मैंने हाई कोर्ट में काम किया। तो ट्रायल कोर्ट में फिर मैंने सकल भूषण जी से रिक्वेस्ट की कि मुझे, उनके पास क्रिमिनल काम बहुत था, तो उस दिनों क्रिमिनल का वो उनके पास एक फेमस जो क्रिमिनल लॉयर थे, वो रिनोड क्रिमिनल लॉयर थे, उनसे फिर मैंने रिक्वेस्ट की और उनका ऑफिस ज्वाइन किया। 2 साल के आसपास फिर मैंने सकल भूषण जी के साथ काम किया और सकल भूषण जी के बाद फिर मैंने सोचा कि इंडिपेंडेंट होने के लिए अपना भी काम भी उस समय आ गया था। तो बाद में मुझे सरदार सुरेंद्र सिंह जी ने, जो कि उस समय डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट भी थे, तो उनसे मुलाकात हुई और उनके पास बहुत अच्छा काम था, वैरायटी ऑफ वर्क था, ट्रायल कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का भी। फिर उनके साथ मैंने कोई 3 साल उनके साथ काम किया और उसके बाद मैंने 2005 से अपना इंडिपेंडेंट काम जो है वो करना शुरू किया। और जब मैंने इंडिपेंडेंट काम शुरू किया, और ये एक स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल में आपको अकेले चलना, कोई साथ नहीं चलता, कोई देखो गाइडेंस जो है वो सीनियर देते हैं जी, लेकिन जब आपको जज को फेस करना है तो आपको अकेले करना है। जब तक आप उसको अपनी फाइल को अच्छे से तैयार करके जज के सामने अच्छे से बहस नहीं करोगे, अपने लॉ पॉइंट, आपकी फाइल में क्या लॉ पॉइंट है उसको आप अंडरस्टैंड करके उस पर जजमेंट ढूंढ के या उस पर अपने आप को तैयार करके कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करोगे, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नहीं बन पाता। और वकालत का प्रोफेशन जो है वो 2 धार वाला प्रोफेशन है।
अगर आपने अपने फाइल को, कानून को अच्छे से स्टडी किया है तो आप अपना केस जो है अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे और आप जीत भी सकते हैं, इंसाफ दिला पा सकते हैं। बिल्कुल किसी को इंसाफ दिला सकते हैं। तो अगर आपकी तैयारी में कमी है तो नेचुरली जो दूसरा वकील होगा वो आपको फिर हार का सामना देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हमने इस प्रोफेशन में आए तो हमें यहाँ एक बार एसोसिएशन जम्मू है जिसमें हमने अपनी इनरोलमेंट करवाई। इनरोलमेंट तो हमने करवा दी, फीस जमा करवा दी, हमें पता चला कि हम अब इस बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, लेकिन बार एसोसिएशन की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। बार एसोसिएशन की तरफ से जो नए बिगनर्स लोग आते हैं, ना ही किसी ने पूछा कि यहाँ पे आप आज भी वही चल रहा है निज़ाम। और सिर्फ इलेक्शनों के टाइम पे हम जूनियर्स के पास जाते हैं, जब जूनियर्स जो सीनियर हैं जूनियर्स के पास आते हैं और वोट के लिए अपील करते हैं। और बड़ी गंभीर बात आपने कह दी जो सोच। और 2004 में, पहले हम मार्क मंडी में थे, 2004 में जो है वो यहाँ आए, लेकिन जो कुछ भी किया हमने अपने बलबूते पे किया। मैं एक गरीब फैमिली से था, लोअर मिडिल क्लास से था, किराए के मकान में रहते थे, 800 रुपये किराया होता था। कई महीने मेरे किराएदार बहुत अच्छे थे, मकान मालिक बहुत अच्छे थे, और कई महीने हमने किराया नहीं दे पाते थे। तो बहुत संघर्ष किए और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उनको मेरे पे विश्वास था कि नहीं, ये लड़का एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, और उन्होंने मुझे को तंग नहीं किया किराए के लिए। और कई बार 2-2, 3-3 महीने हो जाते थे किराया नहीं होता। लेकिन मैं अगर प्रेसिडेंट बना, जो नए लड़के हैं ना, जैसे ही इस प्रोफेशन में आते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन कब आया, बिल्कुल कौन कहाँ से है, क्या है। अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो हर साल एक वेलकम फ्रेशर्स जो हैं, वेलकम जूनियर एडवोकेट्स जो है न्यू कमर्स इन दिस प्रोफेशन, एक प्रोग्राम हो, एक फंक्शन होगा जिसमें जितने भी लोग इस प्रोफेशन में ज्वाइन किए हैं उनको आप वेलकम करेंगे। और जो सीनियर लोग हैं बाहर के, जो डेजिग्नेटेड सीनियर लोग हैं बाहर के, वो उनको ऑनर करेंगे और वेलकम करेंगे उनका इस प्रोफेशन में आने के लिए। और जो बेसिक बुक्स होती हैं प्रोफेशन में, तो शुरू में हमारे पास ना तो किताबें होती हैं काम करने के लिए, बिल्कुल सब तो, और ना ही हमें कोई पूछता है। लाइब्रेरियाँ बनी हैं, हम हाई कोर्ट में भी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लाइब्रेरी, जजों की लाइब्रेरी है, लेकिन वहाँ पे हमें हर टाइम एक्सेस नहीं मिलता। हम वहाँ से कोई किताब अपने घर नहीं ले जा सकते। तो मेरा एक है कि जो बेसिक बुक है इस प्रोफेशन में हमें अपना काम करने के लिए, वो बेसिक बुक जो हैं वो मैं हर एक मेंबर को जो इस प्रोफेशन में एंटर करेगा, फ्रेशर्स डे पे या न्यू कमर्स, वेलकम न्यू कमर्स इन द प्रोफेशन का जो डे मनाएंगे, उसमें उनको वो सारी बुक्स जो हैं आपकी तरफ से गिफ्ट होंगी, बार एसोसिएशन की तरफ से गिफ्ट होंगी, ताकि वो अपने बुक्स जो हैं वो। और यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले जब वकालत करते थे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक अपनी लाइब्रेरी थी। अब जैसे ही कोर्ट यहाँ शिफ्ट हुआ तो वो सारी की सारी जो लाइब्रेरी है वो हाई कोर्ट में जो बार एसोसिएशन के ऑफिस बने हैं उनके अंदर बंद पड़ी हैं। उनमें से जो बुक्स हैं लॉक्स में हैं, और कोई भी उस बुक्स का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाता। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लाइब्रेरी थी, हाई कोर्ट की अपनी अलग बार एसोसिएशन की लाइब्रेरी थी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील थे उनके पास एक अलग बहुत अच्छी लाइब्रेरी मुबारक मंडी में। अब वो लाइब्रेरी यहाँ लॉक्स में बंद है। मैं चाहता हूँ कि वो जो बुक्स हैं जो लॉक के अंदर बंद हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करके कोई लाइब्रेरी का के लिए अलग से, बार की लाइब्रेरी बनाने के लिए अलग से अकोमोडेशन लेंगे, और
उन बुक्स को वहाँ रखेंगे ताकि जो न्यू कमर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, वो जो कि अप टू डेट होगी, आपके पास लेटेस्ट बुक्स होंगी, अपडेटेड बुक्स होंगी, कोई भी अमेंडमेंट्स अगर आती हैं तो वो आपको उस बार की लाइब्रेरी में मिलेंगी। तो एक ऐसी लाइब्रेरी मैं चाहता हूँ कि जो इस प्रोफेशन में सबसे पहली बेसिक नीड है वो है हमारा इस प्रोफेशन में किताबें, जिनको हम पढ़ के वकालत कर सकें, जो हम टेक्निकली अपने आप को साउंड कर सकें, जो हम हमारे स्किल डेवलपमेंट हो सके जिससे। तो मैं स्किल डेवलपमेंट पे, वकीलों का जो स्किल डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बेसिक काम करूँगा। सही आपने कहा, जिस तरह से आपने कहा कि मैं जूनियर आया था बनकर, तो वो चीज़ें, वो सपोर्ट, गाइडेंस मिली ज़रूर, पर वो सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। अपने दम पर, अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचे। कई लोग तो अधूरे ही अपने सपनों को छोड़कर अलविदा टाटा बाय बाय कह देते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा एक प्लेटफॉर्म होना, एक सपोर्ट होना बड़ा ही ज़रूरी है। तो आपने बड़े साल लगा दिए सर, पहली बार शायद आप एज ए प्रेसिडेंट कंटेस्ट कर रहे हैं, इतने सालों में क्यों नहीं किया, और अब क्या सोच रख के आपने कहा नहीं ये नहीं तो अब मुझे लड़ना चाहिए भाई, क्या हुआ ऐसा? जब मैं देखता हूँ आज के दौर में, जहाँ पिछले कुछ देर में मैं देखता हूँ कि जो हमारे सीनियर थे, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है हम उनके पास जाते थे, पूछते थे उनको, और वो हमें गाइड करते थे। जब भी हमें ये समझते थे कि हमें किसी लॉ पॉइंट पे क्लैरिटी नहीं आ रही है तो हम सीनियरों के पास जाते थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो जितने भी बार एसोसिएशन के अंदर डेजिग्नेटेड सीनियर हैं या रिटायर्ड जजेस हैं हमारे पास, जिन्होंने ट्रायल का बेसिक काम किया है, और जो ट्रायल के अच्छे वकील हैं, चाहे वो क्रिमिनल साइड हो, सिविल साइड हो, रेवेन्यू साइड हो, उन सब को लाकर हम यहाँ पर जो बिगनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, अप टू 5 या 10 ईयर्स प्रैक्टिस के जो लोग हैं, जो भी इसमें आना चाहते हैं, उनके वर्कशॉप्स होंगी और टॉपिक वाइज वर्कशॉप्स होंगी, जिन पे उन बच्चों को जो प्रोफेशन की जो टिप्स विट्स हैं, टेक्निकल टिप्स आप कह सकते हैं, कि वो उनको सिखाई जाएंगी, और जो जो उनके क्वेश्चंस होंगे, जो जो उनके दिक्कतें आएंगी, वो उनको क्लियर, ताकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा जूनियर लाट है, जो हमारे बिगनर्स यहाँ इस प्रोफेशन आने वाले समय बिल्कुल वो भी उनकी डेवलपमेंट हो सके, नॉट ओनली के वो उनके नंबर ऑफ ईयर्स ऐड हों, लेकिन उनका स्किल भी उससे डेवलप हो, इनकरेजमेंट मिले। उसके साथ साथ देखिए कि जो हमारे इस लीगल प्रोफेशन में लोग आते हैं, जो बेस्ट टैलेंट है वो एवेपोरेट हो जाता है। बिल्कुल वेपोरेशन ऐसे हो जाता है कि इस प्रोफेशन में जो शुरू के 4-5 साल होते हैं उसमें बहुत स्ट्रगल है। और ये नहीं है सर कुंडल सर, जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी स्ट्रगल किया आपने और यहाँ तक पहुँचे, बड़ी मेहनत है। आज भी लोग, जैसे आपने कहा कि आपने तो कर लिया सर्वाइव, अब आगे तक पहुँच गए, स्ट्रगल करते रहे, क्योंकि सपोर्ट का होना बड़ा ही ज़रूरी है। कई ऐसे युवा जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, पर दूर से कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता है, तो दूर से देखते चकाचौंध वाला प्रोफेशन है, कोट पहना तो चलो चल पड़े, पर इसमें संघर्ष है। आपने भी, आपकी लाइफ के साथ भी और तो कई अन्य वकील होंगे, पर जब वो बार में एंट्री हो जाती है, एनरोल हो जाते हैं, उसके बाद उनका क्या, यानी कि किस तरह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। आधे अधूरे तो कई बार हमने ऐसे भी देखे, कुछ तो छोड़कर ही चल पाते हैं, नहीं आगे चल पाते। तो आप उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं सपना देख कर आए हैं कि मुझे जुडिशरी में आगे निकलना है, मुझे लॉ करके आगे लोक सेवा करनी है, आगे काम करना है, तो जिनका मनोबल टूट जाता है, ऐसे लोगों के लिए आप किस तरह का कदम उठा रहे हैं, क्योंकि जो आज तक नहीं हो पाया, कि आप उस चीज़ को रखेंगे और किस तरह से जो जितने भी मेंबरान हैं आपके बार के, वो आप पर विश्वास जताएंगे? रश्मि मैम, हमारे पास एक अच्छे तादाद में हर साल नए बच्चे आते हैं, और जहाँ पर आप देखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हालत देखिए, लोगों को बैठने की जगह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और किसी भी वकील को सबसे पहले बैठने के लिए जगह चाहिए।
जब वो बैठेगा किसी टेबल और चेयर लगाने के लिए कम से कम ऑनरेबली एक बैठने की जगह चाहिए। आप यहाँ देखिए जाके टेबल पे टेबल चढ़े हैं, कोई किसी का वो नहीं। अगर हम यहाँ 2000 वकील हैं तो मुश्किल से 200 या 300 वकील के पास बैठने की जगह होगी। बाकी सारे जो एडवोकेट्स हैं वो कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी कंटिन्यू में अब कोई क्लाइंट आ जाता है हमारे पास तो हमें मुसीबत बन जाती है कि इसको बैठाएं कहाँ, और हमें इसकी बात सुननी है। बात सुनने के लिए एक ऑनरेबली जगह चाहिए जहाँ हम उसको बैठा के उसकी फाइल पढ़ सकें, उसके डॉक्यूमेंट पढ़ सकें, माइंड अप्लाई कर सकें। और में बेसिक एमिनिटीज की भी तो बहुत ज़रूरत है सर, बिजली, पानी या बैठने की जगह वो भी ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों किस तरह से पूरा करें? जो यहाँ पानी की इतनी प्रॉब्लम है कि कैंपर्स कुछ देर तक मंगवाते थे, लेकिन वहाँ 1 या 2 कूलर लगे हैं, उनमें भी प्रॉपर टाइम से सफाई नहीं होती है। जो अभी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बार एसोसिएशन के पास, खासकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पास नहीं है। अब मैं अगर प्रेसिडेंट बना तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करूंगा। कम से कम हर एक वकील को मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, हर बार जो वकील हजरात हैं वो वोट करते हैं, वोट मुद्दों पर होना चाहिए, काम पर होना चाहिए। तो हर बार की तरह काफ़ी लोग, हमें भी कई बार इंटरव्यूज़ किए हैं, कई हमारी फीमेल एडवोकेट उन्होंने भी इस चीज़ की शिकायत की है। बेसिक एमिनिटी नहीं है, चाहे पानी की बात करें, चाहे कहीं बैठने की बात करें या वाशरूम्स की बात करें, काफ़ी बुरे हालात जो दिखते हैं। तो अगर एक प्रधान चुन के जब आता है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है जितने भी वकील हजरात हैं, चाहे वो महिला है, पुरुष है, चाहे वो जूनियर है, चाहे वो सीनियर है, उनकी परेशानी को समझना और उसे हल करने की कोशिश करना। तो इतनी देर से क्यों नहीं ये चीज़ें हो पाई हैं? मैडम, जितने भी एडवोकेट्स आए हैं, जितने भी लोग आए हैं बार में, प्रेसिडेंट बने हैं बार में, सभी ने अपने अपने टाइम पे कोशिश की है। कईयों की कोशिशें कामयाब हुई हैं, कईयों की कोशिशें कामयाब नहीं हुई हैं, लेकिन कोशिश सबने की है। और आज भी हम लोग सलाथिया साहब को याद करते हैं कि उनके टाइम में जितनी डेवलपमेंट हुई और सेठी साहब के टाइम में जितनी डेवलपमेंट हुई उतनी टाइम डेवलपमेंट नहीं मान देना, बड़ा अंतर आया है। वो हमने पहले एक वकील हजरात से सवाल किया जिनको वो भी प्रेसिडेंटशिप के लिए, हमने कहा कि आज से अगर 6 या 7 साल की पीछे की बात करें, उस समय के बार का एक और अलग सा एक नाम था और जनता को पता था, हाँ जी, कोई भी अगर जम्मू की जनता को परेशानी आ गई तो बार एसोसिएशन जम्मू की जनता के साथ खड़ा है। पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप नहीं लगता वो गैप एक आ गया है, एक खाई सी बन गई है, वो चीज़ें नहीं दिख रही, एग्जिस्टेंस में कमी आ गई है, अपीयरेंस में कमी आ गई है। यानी कि जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के भी, क्योंकि बार पर एक भरोसा है, तो वो चीज़ें आपको नहीं लगता वो जो काम सलाथिया साहब के समय में हुआ, चाहे बम बोले की बात करें, चाहे एम्स को लेकर कोई बात करें, तो अन्य जो कई ऐसे मुद्दे थे, रसाना केस की बात करें, तो लगता था वाकई बार जो है, बार अगर आ जाएगी जनता के साथ तो उसका फैसला हो ही जाता है। आपको नहीं लगता कमी है वो? देखिए, बार हमेशा जम्मू के मुद्दों के साथ खड़ी रही है। जब भी कोई मुद्दा जो पब्लिक की डोमेन में हुआ और बार ने उसको हमेशा पब्लिक के मुद्दे को अपना मुद्दा बना के जनता के साथ खड़ी रही, क्योंकि अगर जनता है, जनता के साथ ही हम हैं। और हमारा जो पे मास्टर है कौन है? हम जो इस वकालत के प्रोफेशन में, हमारी कोई तनख्वाह है नहीं, तो जनता है ना, तो जनता ही हमारी जो है पे मास्टर है। भाई हमारे जो हैं वो हमें हायर करते हैं, हमसे फीस देते हैं और उनके पैसे से हम अपना घर चलाते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि जो आज के जूनियर हैं, जब वो कोर्ट में आते हैं तो उनके पास ऑनरेबली किसी क्लाइंट को एंटरटेन करने की कोई जगह नहीं है। मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, पहला काम मैं ये करूँगा कि हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करके, जहाँ भी मुझे जाना पड़े, चाहे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके, मैं कुछ 15 से 20 कैबिन हाई कोर्ट में और 15 से 20 कैबिन नीचे हाई कोर्ट में ऐसे बनाऊंगा जिसमें एक टेबल, कुर्सी, चेयर, 2 चेयर्स लगी होंगी और वहाँ पीएन वगैरह होंगे। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, जहाँ क्लाइंट को आपने एंटरटेन करना है, जहाँ उसकी फ़ाइल पढ़नी है, जहाँ
उसको तो आप एक ऑनरेबली उस कैबिन में बैठ के उसमें जो एसी वगैरह लगे हों तो वो वहाँ आप बैठ के उसकी फाइल पढ़ सको, उसको अपना लीगल ओपिनियन दे सको। और ये कैबिन किसी को परमानेंटली लाट नहीं होंगे, जिसने की भी काउंसलिंग करनी है उसके साथ, क्लाइंट के साथ, वो जाके उस कैबिन में आएगा, वो बैठेगा और काउंसलिंग करेगा। जैसे क्लाइंट फारूक होता है तो वो अपना रहेगा। और जो लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं मिजरेबल कंडीशंस में, उनकी कंडीशन में इम्प्रूव करूँगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और जहाँ तक आपने बात की महिलाओं की, तो महिलाओं एडवोकेट्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है कि उनको दो तरीके से जो है वो इस प्रोफेशन में उनका थोड़ा बीच में ब्रेक आता है। जब एक तो जब किसी सीनियर के साथ काम करती हैं और फिर आस्ता आस्ता इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, बीच में जब उनकी एक शादी होती है, शादी के बाद अक्सर साल 2 साल की ब्रेक आ जाती है, या बच्चे होते हैं तो बच्चे को बीइंग ए मदर उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको कोर्ट भी चलाना है, क्लाइंट को भी एंटरटेन करना है और बच्चों को। और लड़कियां हमेशा मेल से दुगना काम करती हैं और वो तीनों चीज़ों को बैलेंस करने का काम करती हैं, जिससे बार एसोसिएशन की तरफ से उनकी कोई हेल्प नहीं होती। जैसे एक लड़की की जब बच्चा हो जाता है तो उसको 5 से 6 महीने या 1 साल के लिए बीच में ब्रेक हो जाती है। तो जब ब्रेक होती है तो उसमें नेचुरली जब हम घर में बैठे हैं, बच्चे के साथ हैं, तो हमारा जो प्रोफेशनल लिंक्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो प्रोफेशनल लिंक ख़त्म होने की वजह से जो वो अपने आप को अनएम्प्लॉयड जो है वो समझना शुरू कर देती है। लेकिन बार का यहाँ रोल होना चाहिए कि जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है तो बार एसोसिएशन को उस टाइम के लिए, चाहे वो 6 महीने के लिए हो या 1 साल के लिए हो, कम से कम उनको कोई स्टेफन मिलना चाहिए। तो जब वो दोबारा से वर्क रिज्यूम करती हैं, क्योंकि उनको बच्चा भी केयर करनी है, इसके लिए यहाँ पर कोई बच्चे रखने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। हमने बहुत बार इस इशू को जो है रेज किया है कि कम से कम यहाँ पर बार एसोसिएशन की तरफ से, जहाँ हाई कोर्ट उनको रिक्वेस्ट करे कि यहाँ एक क्रच खुल जाए, जहाँ तो वहाँ पर जितने भी स्टाफ के लोग हैं या जो एडवोकेट्स, वर्किंग फीमेल एडवोकेट्स हैं, जब मेल हैं जिनकी वाइफ भी काम करती है लेकिन वो खुद, हाँ, तो अपने बच्चों को वहाँ पर रख सकें और ऑनरेबली वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें। जहाँ पे अगर मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं डेफिनेटली ये क्रच जो है। चलिए, ये जितने भी आपके जो बार मेंबर्स हैं जो वोटिंग जिन्होंने करनी है, उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे संक्षेप में? मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ और मैंने पहली बार प्रेसिडेंट की इलेक्शन 25 साल के प्रैक्टिस के बाद लड़ने का सोचा है कि मैं अपने भाइयों की, बहनों की, अपने सीनियर्स की सेवा कर सकूं। मैं अपने जो मैंने एक प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लमें देखी हैं और फिर मैंने उनको कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आज जो भी हूँ आपके सामने हूँ। मुझे हर एक फील्ड का एक प्रैक्टिकल नॉलेज है कि मैं कहाँ से मैंने शुरू किया था और कहाँ तक। और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं हूँ, मेरा कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। मैं एक सबको साथ लेके, सबको अपने भाई बहन मानकर, सबकी डेवलपमेंट के लिए, खासकर जूनियर्स की डेवलपमेंट के लिए काम करूँगा और इस बार को एक अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, मिलजुल कर सब अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे।
और मैं कोशिश करूँगा अपने इस दौर में, अपने प्रेसिडेंट की दौर में, अगर मुझे मौका मिलता है, कि मैं हर एक जो काम है वो सबकी सहमति के साथ, सबकी राय के साथ और सबसे डिस्कस करके जो बेस्ट डिसीजन होंगे हम वो ले सकें, और बाहर के मुद्दे जो हैं उनको उठाकर उनका हल करवाएं। और जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत है, चाहे वो हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करके होगा या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके होगा, उन मुद्दों को हम बढ़ चढ़ कर उठाएंगे और उन मुद्दों पे काम करेंगे। ये थे हमारे साथ सीनियर एडवोकेट पवन कुंडल जी, जिनका 25 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है इस वकालत में, और साथ ही साथ संघर्ष कर कर आज ये यहाँ पर पहुँचे। और अब जो संघर्ष इन्होंने खुद किया, ये चाहते हैं जो युवा पीढ़ी जो इस प्रोफेशन में जिन्होंने एंट्री, नई जनरेशन है जो इसमें न्यू कमर्स हैं, उन्हें वो परेशानियाँ ना आनी पड़े जिसकी वजह से इन्होंने सफ़र किया। वहीं पर उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दे, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए, क्योंकि हमने काफ़ी बार, जितनी बार भी बार के इलेक्शन होते हैं, जो प्रधान की कुर्सी के लिए जो कंटेस्टेंट है जो उतरते इस मैदान में, हमने उनके भी इंटरव्यू किए। पर आज पहली बार ऐसा लगा कि वाकई ये महिलाओं, जो वकीला, जो महिलाएं जो एडवोकेट है, उनके बारे में कितना सोचते हैं। क्योंकि बार बार हमने काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की, पर इस मुद्दे पर पहले ही पवन कुंडल जी जो ऐसे एडवोकेट हैं जिन्होंने ये चीज़, महिलाओं की परेशानी को समझा, उन बहनों की परेशानी को समझा जो कहीं ना कहीं काम करने आती है, पर जब उनकी शादी हो जाती है, जब उनके बच्चे हो जाते हैं, वो कट से जाते हैं अपने प्रोफेशन के साथ, और कोई भी ऐसी सुविधा नहीं जिसके चलते अगर बच्चे वो साथ लेकर आए, वहाँ पर एक क्रिच का वहाँ पर हो, ताकि बच्चों को वहाँ रखकर अपना काम भी कर पाए और अपने बच्चों की देखभाल भी हो सके। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। शायद महिलाओं ने भी ये इनिशिएटिव नहीं रखा होगा जो आज तक इलेक्शन में खड़ी हुई होंगी, या ऐसा कोई मुद्दा रखा होगा। फिलहाल अभी तक वाइस प्रेसिडेंट के लिए एक महिला ने नामांकन भरा, हम भी उनसे सवाल करेंगे, और साथ ही साथ पवन कुंडल जी ने साफ तौर पर कहा है एक नई दिशा देने की कोशिश करेंगे, ताकि कोई भी जूनियर हो या कोई भी न्यू कमर आए, वो अपने आप को अकेला ना समझे, अपने आप को असहाय ना समझे, क्योंकि एक ऐसा नोबल प्रोफेशन है। अगर आप ईमानदारी के साथ इस प्रोफेशन को आगे लेकर जाते हैं, संघर्ष कर कर, तो एक दिन आपका नाम ज़रूर होता है। तो इसीलिए पवन कुंडल जी ने अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनसे निवेदन किया है कि बार को एक परिवार की तरह समझेंगे, महिलाएं हो या पुरुष हो, उन्हें साथ लेकर चलेंगे। बार की जितनी भी परेशानी होगी हम मिलकर उसे हल करने की कोशिश करेंगे। कोई भी मुद्दा हो, बार के मेंबर्स की सहमति के साथ ही उस पर फैसले लिए जाएंगे। फिलहाल जो भी आपने मुद्दे हमने आप तक रखे पवन कुंडल जी ने, खास करके बार मेंबर्स के लिए, आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।